Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम के हम अंदर जाएंगे आज, क्योंकि इससे पहले हम पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई 3 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे एक टॉपिक के डीप में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, यदि आपने सिलेबस डाउनलोड किया है तो आप इसे देखिए। ठीक है, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है और कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सूक्ष्म के बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, और इसके बाद हम जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ ना लें, क्योंकि यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के बारे में। तब आगे हम यहाँ पे आएंगे सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ये टॉपिक जो दिया गया पहला, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध तरीके से जब हम चलेंगे तो हम जो सामान्य जीव विज्ञान है, ठीक है, जो सामान्य जीव विज्ञान है, इसके टॉपिक्स को हम बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा तो आप भी इसे अच्छे से कैप्चर करेंगे और एक फ्लो में जब चलती है चीज़ें तो आसानी से समझ में आती है और आसानी से याद भी रहती है। तो वर्गीकरण के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे, फिर हम सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि पढ़ेंगे, फिर बाद में सेल पढ़ने वाले हैं। सेल में बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है और इस प्रकार से ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और जो टॉपिक्स आने वाले हैं मैं आपको लेक्चर से पहले बता दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अब जीवन की उत्पत्ति का टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस, जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले उसके बारे में शॉर्ट में हम देख लेते हैं। विभिन्न वर्गीकरण की विभिन्न पद्धति के बारे में हम देखेंगे, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे। और ये जीवों का वर्गीकरण यहाँ पे विटेकर द्वारा कैसे कैसे किया गया है, मोनेरा जगत, और ये मोनेरा जगत के विभिन्न लक्षण यहाँ पे देखेंगे। जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, जीवाणु विजनन हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम जीवाणु का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, इसके क्या लाभ है, इसकी क्या हानियां हैं, ठीक है, किस प्रकार से ये हानि पहुंचाते हैं और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। इस प्रकार से माइक्रोप्लाज्मा हम डिस्कस करेंगे और ग्राम अभिरंजन परीक्षण यहाँ पर डिस्कस करेंगे और नीलहरित सवाल, ये टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले। जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम अगले जो चरण है उसमें देखेंगे और ये चरण है वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियाँ, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने वर्गीकरण की पद्धतियाँ दी हैं, उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। द्विजगत वर्गीकरण ये दिए हैं कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने जीवों को जंतु व पादप 2 वर्गों में बांटा था। किन वर्गों में बांटा था, जंतु और पादप, ये 2 वर्ग थे जिनमें बांटा था किसने, कैरोलस लीनियस ने।
अगला है 3 जगत वर्गीकरण, इसको हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और जिसमें जंतु व पादप के साथ प्रोटिस्टा को भी रखा गया। ठीक है, प्रोटिस्टा को अभी हम समझेंगे ये क्या है। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, इसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे और उसके बाद में प्रोटिस्टा वगैरह ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया है, जिसमें मोनेरा को भी जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मोनेरा को। फिर अगला है 5 जगत वर्गीकरण, जो कि विटेकर द्वारा दिए गए। विटेकर वैज्ञानिक है और इन्होंने ये दिया 5 जगत का वर्गीकरण, जिसमें कवक यानी फंगी को भी शामिल किया गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ठीक है, तो इंग्लिश में से बोलेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमिलिया। ठीक है, एनिमिलिया ये विटेकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे 1982 में मार्गुलिस एवं स्वार्ट्स, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण की समीक्षा की। ये जो वर्गीकरण हुआ है विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण, इनकी इसने समीक्षा की। उन्होंने इसमें एक प्रोकैरियोटिक और 4 यूकैरियोटिक जगत, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं के अंतर्गत ये जो वर्गीकरण होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जो हमेशा यूनिसेलुलर होती है, यानी एक कोशिकीय होती है, और प्रोकैरियोटिक इसमें जो एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय हो सकती है। और इसमें मुख्य अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इसमें अंतर होता है केंद्रक का। ठीक है, केंद्रक इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है केंद्रक। ठीक है, तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक और 4 यूकैरियोटिक जगत, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इसको इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ये अभी कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे, अभी आप इसके जस्ट बाद देखेंगे। ठीक है, वर्तमान में इस वर्गीकरण प्रणाली को ही सर्वाधिक मान्यता यहाँ पे दी गई है। ये जो प्रणाली है ये इसमें समीक्षा जो की गई थी इसमें 5 जगत वर्गीकरण वाली इसमें। ठीक है, हाँ, मैं जो बात कर रहा था कोशिकाओं की वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जीव को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते क्या। देखिए यहाँ पे पहले समझिए आप कि ये कोशिकाएं हैं, एक कोशिकीय होती है यानी प्रोटोजोआ इनको बोलेंगे, और ये मेटाजोआ होती है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के अंतर्गत माइक्रोप्लाज्मा, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस यानी विषाणु, और बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और मेटाजोआ में आते हैं बहुकोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव के 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक और ये होते हैं यूकैरियोटिक। ये 2 प्रकार है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ये होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ये होता है। तो सेल यानी कोशिका। यहाँ पे देखिए जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वे होते हैं सरल, सामान्य। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनकी संरचना होती है जटिल और विशेष। ठीक है, एक स्पेशल संरचना इनकी होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जीवाणु, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, नीलहरित शैवाल, ये आते हैं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंतर्गत आते हैं प्लांट्स और एनिमल। यूकैरियोटिक्स के अंतर्गत आते हैं प्लांट्स और एनिमल यानी जंतु। ठीक है, जंतु के अंतर्गत हम भी आते हैं। तो हम में जो कोशिकाएं होती है वो होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, और विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है और ये जटिल होती है। और हम कोशिकीय अंगकों की बात करते हैं तो कोशिकीय अंगक यानी कौन कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं? इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जिकाय यानी गोल्जी बॉडी से बोलेंगे, लाइसोसोम, अंतःद्रवीय जालिका, ईटीसी, यानी जो इतनी जो है इतने जो कोशिकीय अंगक है ये इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यदि इन्हीं की बात करें यूकैरियोटिक्स में तो ये सारे अंगक जो अंग रहते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? यूकैरियोटिक्स में। ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिका रहती है यानी यूकैरियोटिक वर्ग के जो जीव रहते हैं उसमें ये पाई जाती है। अब बात करते हैं केंद्रक की, तो केंद्रक इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, कि जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जब फर्क पूछा जाए कि मुख्य अंतर क्या है, मुख्य अंतर इसमें केंद्रक का होता है। इसमें केंद्रक अल्पविकसित होता है या फिर अनुपस्थित होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें अल्पविकसित होगा केंद्रक या फिर अनुपस्थित होगा, और जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उसमें जो केंद्रक है वो उपस्थित होता है।
ठीक है, ये सबसे बड़ा इसमें फ़र्क है। और एक फ़र्क और भी है यहाँ पे देखिए, मतलब जो अन्य फ़र्क के अंतर्गत है, बाकी मुख्य तो ये है केंद्रक। बाकी 70s राइबोसोम होते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक्स में, और 80s राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक्स में। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक्स में, और हिस्टोन प्रोटीन होता है किसमें, यूकैरियोटिक्स में। ठीक है, तो ये हमने फ़र्क देखे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में। ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, बहुकोशिकीय के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। यहाँ पे ये इतना हम देख लेंगे तो हम जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जब जब हम बात करेंगे इसमें कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति नहीं है, ये चीज़ है, वो मतलब दूसरी चीज़ नहीं है, इस प्रकार से जब हम बात करेंगे तो आपको इस बेसिक्स को समझना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती है। देखिए ये है कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी एरिया कोशिका भित्ति, फिर ये कोशिका झिल्ली, फिर हम अंदर गए तो यहाँ पे हम देखेंगे ये लाइसोसोम होते हैं, फिर ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा ग्रह होता है कोशिका का। ठीक है, फिर ये है केंद्रक, ये वाला केंद्रक है यहाँ पे। ठीक है, केंद्रक के बाद फिर गुणसूत्र है, हरित लवक है इसमें। ठीक है, हरित लवक होते हैं, राइबोसोम होते हैं, अंतःद्रव्यी जालिकाएं होती है, इसमें इतने सारी चीजें होती हैं कोशिका के अंदर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन कौन सी मतलब किस प्रकार की कोशिकाओं में कौन कौन से जो अंगक है वो होते हैं और नहीं होते। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें फर्क की, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में फर्क हम देखेंगे। ठीक है, तो पादप कोशिका में बाह्य भित्ति होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है ये होती है पादप कोशिका में। ठीक है, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, यानी बहुत ही मुख्य अंतर है किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, ये बाह्य भित्ति होती है किसकी, पादप की। और आंतरिक भित्ति की बात करें तो आंतरिक भित्ति होती है कोशिका झिल्ली, जो पादपों में होती है वो होती है कोशिका झिल्ली आंतरिक भित्ति के रूप में। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो बाह्य भित्ति के रूप में होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो बाह्य जैसे ये मान लीजिए ये चीज है, ये कोई ये मान लीजिए झिल्ली, ये बाह्य झिल्ली है कोशिका भित्ति। ठीक है, ये भित्ति है। यहाँ पे देखिए ये किसमें, प्लांट्स में तो है लेकिन जंतु में नहीं है। लेकिन जब हम पादप की बात करें तो इसमें कोशिका झिल्ली भी होती है। ठीक है, ये है। लेकिन हम बात करें जंतु की तो जंतु में सिर्फ ये वाली होती है, अंदर वाली, ये अंदर वाली जो है कोशिका कोशिका झिल्ली है जो रहती है वो बस होती है जंतु कोशिका में, और ये बाहरी होती है। ठीक है, समझिए यहाँ पे जब पादप जंतु की बात करें तो ये बाहर वाली जो कोशिका भित्ति है ये वाला लेयर हट जाएगी, सिर्फ कोशिका झिल्ली से ये शुरू होगा। ठीक है, अगली चीज है यहाँ पे लवक। लवक इसमें होते हैं किसमें, पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में लवक नहीं होते। खाद्य संग्रहण इसमें होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के रूप में खाद्य संग्रहण होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और ये है यकृत में होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन ऊर्जा के रूप में ऊर्जा जो होती है, मतलब खाद्य संग्रहण होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कोई अनशन पे बैठा है। ठीक है, अनशन में बैठा है, वो कुछ खाते पीते नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो भूखे रह के वहां पे अनशन करते हैं, तो उनको सवाल यहाँ पे आता है, तो उनको उनके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती, ऊर्जा मिलती है जो यकृत में स्टोर रहती है। ठीक है, यकृत में रहती है ग्लाइकोजन के रूप में, वो शरीर को ऊर्जा देते रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्लाइकोजन का यहाँ पे महत्व है। तो ये इतनी सारी चीजें होती है, और जो नहीं होती वो हमने देख ली है। कोशिका भित्ति यहाँ पे मेजर रोल यहाँ पे अदा करती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने ये पढ़ चुके हैं क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझ लिए। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ये क्या होती है, ये भी इसके अंतर हमने देखे इसको, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में इसमें फर्क देख लिए। ठीक है, तो ये इतना बेसिक हमें जरूरी था किसके लिए, हम जो वर्गीकरण अभी पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, हालांकि हम ये जो पूरा जो कोशिकाओं के बारे में, कोशिका अध्ययन यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो अगले टॉपिक्स आएंगे उसमें जो जीवन की इकाई है उसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो दिया कि कोशिकाओं के बारे में कि क्या चीज़ें जरूरी है जो हमें वर्गीकरण में आसानी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्गीकरण में। ठीक है, यहाँ पे आइए प्रोकैरियोटिक अथवा मोनेरा। ठीक है, या फिर ये दूसरा जो वर्ग है ये है यूकैरियोटिक। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा केंद्रक इसमें नहीं होता है, या फिर अविकसित होता है, इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक होता है। अब यहाँ से आपको ये जो चार्ट है वो आसानी समझ में आएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स जो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका होती है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो हमेशा ही यूनिसेलुलर नहीं होते, वे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यानी एक कोशिका और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए जो 5 जगत है, 5 जगत कौन कौन से हैं,
एक यहाँ पे मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा ये और पांचवा ये। इसी के आसपास पूरी कहानी है घूमने वाली, ठीक है। तो प्रोकैरियोट अथवा मोनेरा इसको बोलेंगे। तो ये जगत एक है, ठीक है। जगत एक के अंतर्गत फिर आते हैं आर्की बैक्टीरिया अथवा आर्किया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया अथवा आर्किया आएगा इसके अंतर्गत, और ये आएगा यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। ये अभी जो फ्लो चार्ट चल रहा है उसी के अंतर्गत हम आगे आगे इसके बारे में डिस्क्राइब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या यूकैरियोट्स। यूकैरियोट के अंतर्गत यहाँ पे देखिए ये जो वर्गीकरण यहाँ पे चाह रहा है, ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर, ये इसके अंतर्गत दो इसके उपभाग होंगे। एक कोशिकीय में आएगा यहाँ पे प्रोटिस्टा, ठीक है, ये जो कि है जगत 2, ठीक है, किंगडम 2। ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये जगत 1 जगत 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुकोशिकीय में आएंगे हम, बहुकोशिकीय के अंतर्गत यानी मल्टी सेल्यूलर के अंतर्गत आएंगे कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति जो हमने देखा था जो कि किसमें होती है, पादप में, जो होते हैं कौन से, प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें होती है उसमें हम देखेंगे कि ये इसके अंतर्गत दो चीजें यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं और प्रकाश संश्लेषण जो नहीं करते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की चीजें हमने यहाँ पे देखेंगे। डिकम्पोजर के रूप में कवक और दूसरा है पादप, ठीक है। पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यहाँ पे कोशिका भित्ति इसमें है और यहाँ पे हो भी रही है, ठीक है। और कुछ में ऐसा होता है कि कोशिका भित्ति यहाँ पे कोशिका भित्ति होते हुए भी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, कोशिका भित्ति सही, ठीक है। तो ज़्यादातर पादपों में ये कोशिका भित्ति का यूज़ हमको देखने को मिलता है और ये जो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो ये जगत 3 हो गया और ये जगत 4, जगत 4 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे बहुकोशिकीय के अंतर्गत ये है कोशिका भित्ति रहित, यानी कोशिका भित्ति उसमें उपस्थित नहीं है, विदाउट सेल वॉल के एनिमेलिया जो जंतु जगत है उसमें, ठीक है। जगत 5, ये जगत 5 यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। तो 1 2 3, तीसरा कहाँ, ये तीसरा है, चौथा और ये पांचवा। पांचों जगत का जो बड़ा रूप है, ठीक है, इस उसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं वो हमने इस फ्लो डायग्राम में देखा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये जगत 1 जगत 2 यानी मोनेरा अथवा प्रोकैरियोटिक्स जो वाले एरिया है या वर्ग है उसमें किस प्रकार के आएंगे, किस प्रकार की उसमें गुणधर्म रहेंगे, क्या वो कार्य करते हैं और क्या उसका लाभ है, क्या हानि है, ये सारी चीज़ें आप आगे चलते हैं, ठीक है। जो पांचों के बारे में यही हम देखेंगे। पहला देखते हैं मोनेरा जगत, किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यानी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, ठीक है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात इनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ जो होता है कोशिका द्रव से केंद्रक कला यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन द्वारा पृथक ना होकर, केंद्रक कला यानी केंद्रक से इस प्रकार ना मतलब अलग ना होकर एक अनिश्चित आकार के केंद्रकाव, ठीक है, न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है, एक अलग अनिश्चित आकार का रहेगा और ये न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत अन्य जगत के जीवों में डीएनए केंद्रक के भीतर पाए जाते हैं। बाकी हमने देखा कि जो बाकी के जो है वो है यूकैरियोट्स, ठीक है। तो उसमें केंद्रक उपस्थित है, तो बाकी जो केंद्रक जिसमें केंद्रक उपस्थित है उसमें जो डीएनए रहेगा वो केंद्र के भीतर पाया जाएगा, और इसमें मोनेरा जगत में केंद्र के भीतर नहीं पाया जाता है, ये अनिश्चित आकार में केंद्रकाव के रूप में पाया जाता है, ठीक है, केंद्रकाव के रूप में। आगे समझ में, आगे चलें। अब मोनेरा जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, मोनेरा जगत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। यहाँ पे पहला है आर्की बैक्टीरिया अथवा आर्किया ऐसा बोलेंगे, आर्किया, ठीक है। किया मोटर्स से याद आया, आप इसे याद रख सकते हैं ऐसा, किया मोटर्स, ठीक है। ये आर्किया तथा यू बैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, आर्किया। ये 2 उपवर्गों में इसको डिवाइड किए गए, विभाजित किए गए मोनेरा जगत को। तो यू बैक्टीरिया होते हैं, इसको वास्तविक जीवाणु यानी ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। अधिकतर जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल जो होते हैं, नील हरित शैवाल, ठीक है, जो खज्जी वगैरह आप देखते हैं पानी में, एक मिनट आपको उसका चित्र दिखा देता हूँ। ये जो नील हरित शैवाल इस प्रकार के जो दिखते हैं पानी में, पानी जमा रहता है तो इस प्रकार से ये रहते हैं, ये नीले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं नील हरित शैवाल। तो इस प्रकार से जो
साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जो नील हरित शैवाल को पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पादप जगत के अंतर्गत ये आते हैं नील हरित शैवाल, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण ये करते हैं इसलिए। ठीक है, एक वैज्ञानिक रहे हैं एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवाणु की। इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो यदि आपसे सवाल आए कि जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, तो ये है एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, जो कि 1676 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। मुनेर जगत के विभिन्न लक्षण हम देखते हैं, क्या क्या लक्षण ये दर्शाते हैं। ये जीव विभाजन अथवा विखंडन तथा बीजाणु द्वारा, विभाजन अथवा विखंडन, ठीक है, या विभाजन मतलब ऐसे टूट के अलग होना, विखंडन यानी विखंडित होना उसमें, तथा बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। इसके अंतर्गत स्वपोषी तथा परपोषी हेटेरोट्रॉप्स दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। स्वपोषी जो स्वयं का पोषण करते हैं स्वयं, और ये परपोषी होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। नील हरित शैवाल स्वपोषी है, जबकि अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी। अधिकांश जीवाणु वो होते हैं परपोषी, दूसरों पर आश्रित होते हैं, नील हरित शैवाल को छोड़कर। अगला बात करते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है जिनकी कोशिका केंद्रक विहीन होती है। जिनकी कोशिका क्या होती है? केंद्रक विहीन। ठीक है, जीवाणु को सर्वव्यापी यानी ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं जहां कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जल, मिट्टी, जीवों के ऊपर एवं उनके भीतर तथा पौधों आदि में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी यानी ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, इनकी उपस्थिति के कारण इन्हें कहा जाता है सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है तथा कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से निर्मित होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? ये होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन तथा कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड से निर्मित होती है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस अथवा रासायनिक संश्लेषण केमिकल सिंथेसिस के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो स्वपोषी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण किया करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात वे मृत पादपों एवं जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी यानी यहाँ पे सैप्रोट्रॉप्स से इंग्लिश में बोलेंगे, यानी मरे हुए चीजें से, यानी जो डेड हो चुकी है उन चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पादपों और जंतुओं से अपने पोषण प्राप्त करते हैं जो कि मृत हो चुके हैं, जैसे एजोटोबैक्टर जीवाणु। तथा कुछ जीवाणु सहजीवी होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ये सहजीवी है। ठीक है, अब जीवाणुओं में जनन हम देखते हैं। जीवाणु में जनन किस प्रकार से होता है? जीवाणु द्विविभाजन के द्वारा जनन करते हैं, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है द्विविभाजन। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत ये द्विविभाजन द्वारा ये जनन करते हैं। इनमें जनन की दो प्रमुख विधियां हैं, संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन, और ये रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे हम देखेंगे दोनों एक करके क्या है। संयुग्मन देखेंगे, दो कोशिकाओं के जुड़ने से अनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान को संयुग्मन कहेंगे। दो कोशिका, एक कोशिका ये एक कोशिका ये दोनों जुड़ी, तो इनमें क्या हुआ? अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ जो है आदान प्रदान हुआ, जैसे डीएनए वगैरह। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ वो आदान प्रदान हुआ, तो इसमें ये होगा संयुग्मन। और दूसरा है रूपांतरण। रूपांतरण में क्या होगा? बाह्य माध्यम से डीएनए को लेकर अपने अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तित करना रूपांतरण कहलाता है। मान लीजिए ये कोई बाह्य माध्यम है, यहाँ से डीएनए आया और डीएनए को लेकर अनुवांशिक पदार्थ अपने अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करना। ठीक है, ये बाहर का डीएनए आया और ये कोशिका है, इसके अपने जो अनुवांशिक पदार्थ है इसमें यदि परिवर्तन होगा तो ये होगा रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये दो विधियां हैं इसकी द्विविभाजन की, जीवाणु में जो जनन होता है उसकी। कुछ जीवाणु अमोनिया, मीथेन
हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की उपस्थिति में अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल का निर्माण ही करेंगे, ठीक है। अमीनो अम्ल से बनते हैं फिर क्या, प्रोटीन्स। आगे इस आधार पर इन जीवाणुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मीथेनोजेंस, दूसरा है थर्मो एसिडोफिल्म और तीसरा है यहाँ पे हेलोफिल्स, ठीक है। 1 2 3 वर्गों में यहाँ बांटा गया है। मीथेनोजोन्स क्या होंगे, ये जीवाणु मीथेन का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए मीथेनोबैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है थर्मो एसिडोफिल्स, ये जीवाणु अत्यधिक उष्ण एवं अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, उदाहरण के लिए सल्फोलोबस इसका उदाहरण है। हेलोफिल्स, ये जीवाणु अत्यधिक नमक की सांद्रता वाले जल में वृद्धि करते हैं, अत्यधिक नमक की सांद्रता वाले जल में वृद्धि करेंगे, उदाहरण के लिए हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। और कुछ जीवाणु जो तरल माध्यम में रहते हैं उनमें धागे के समान कशाभिकाएं यानी फ्लैगली होती है, जो इन्हें संचलन यानी मूवमेंट में सहायता प्रदान करती है। जो फ्लैगली वगैरह जो है इस प्रकार से होती है, देखिए ये जो क्या करेगी, इसमें मूवमेंट में सहायता प्रदान करेगी, ठीक है, संचलन में। अब देखते हैं जीवाणु का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु से लाभ क्या होते हैं ये देखेंगे, और जीवाणु से हानि क्या है ये हम देखेंगे, दोनों चीजें। बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया, भूमि की उर्वरता में वृद्धि के लिए यूज होते हैं, ठीक है। किस प्रकार से यूज होंगे हम देखेंगे। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये वृद्धि करते हैं भूमि की उर्वरता में वृद्धि, ठीक है। दूसरा है दूध का दही में परिवर्तन, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ये है दूसरा इसका लाभ, दूध का दही में परिवर्तन, ठीक है। भूमि में उर्वरता में वृद्धि, ये पहला था, ये दूध का दही में परिवर्तन, दूसरा लाभ हमने देखे यहाँ पे। तीसरा लाभ है यहाँ पे जैविक खाद का उत्पादन, मृतोपजीवी जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने में सहायक है, ठीक है। मृतोपजीवी जो रहते हैं यानी मृत जीवों से, जैसे मृत पादप और मृत जो जंतु रहते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें सहायक होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने में। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कृषि अपशिष्ट, गोबर तथा अन्य अवशिष्ट पदार्थों को खाद या फिर इंग्लिश में से बोलेंगे मैन्योर में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जैविक खाद में परिवर्तित कर देते हैं यानी मैन्योर में परिवर्तित कर देते हैं जो जीवाणु रहते हैं वो, ठीक है। तो इस प्रकार ये लाभप्रद है। अगला है अपमार्जक की भूमिका ये निभाते हैं जीवाणु जो है। कुछ जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास कार्बनिक अपशिष्टों, जंतुओं के मल, गिरी हुई पत्तियों, मांस आदि, ठीक है। अपशिष्टों जैसे कार्बनिक अपशिष्ट जैसे जंतुओं के मल, गिरी हुई पत्तियां, मांस आदि को अपघटित यानी डिकम्पोज करके भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति को स्वच्छ करने में अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण ये करेंगे यानी फाइबर रेटिंग ये करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास रेशों की गुणवत्ता के निर्धारण में सहायक होते हैं, जैसे ये जीवाणु तने एवं पत्तियों के कोमल ऊतकों से रेशों को पृथक करने में सहायता करते हैं। ये इस प्रकार से सहायता करेंगे, ठीक है, रेशों की गुणवत्ता के निर्धारण में। प्रतिजैविकों का उत्पादन में जीवाणु का महत्व होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ जीवाणु किण्वन के माध्यम से, किण्वन मतलब वो प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सरल और छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। उस प्रकार ये किण्वन ही होता है। जीवाणु किण्वन के माध्यम से प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोनोडेसिन का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से होता है, तथा एरिथ्रोमाइसिन का निर्माण होता है स्ट्रेप्टोकोकस यूरिथ्रीट्स, इससे ये होगा, ठीक है। ये प्रतिजैविक ये जो प्रतिजैविक है इसका उत्पादन यहाँ पे उत्पादन होता है। और एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविकों में हमने ये देखा जीवाणु का महत्व, ठीक है, जीवाणु का लाभ यहाँ पे देखा प्रतिजैविक के उत्पादन में, इस प्रकार से होता है। अब इसका लाभ है तो इसकी हानियां भी है, ठीक है। जीवाणु से हानि, हार्म ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। ये भोजन की विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग इससे होती है। कुछ जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम एवं
स्ट्रेफाइलोकोकस, ये आप नाम एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपको याद हो जाएंगे। स्ट्रेफाइलोकोकस भोजन को विषाक्त बना देते हैं। अगली हानि क्या है? विनाइट्रीकरण। थायोबैसिलस एवं माइक्रोबैसिलस नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया, किस किस को? नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया पादपों की नाइट्रोजन पूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ये इसकी हानि है। अगली यहाँ पे विसल्फीकरण, सल्फराइजेशन। डिसल्फो विब्रियो नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित कर देता है। इससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। मृदा की उर्वरता में यहाँ पे फर्क पड़ता है इसमें। अगला है रोगों के कारक। ये रोगों के कारक होते हैं कॉज ऑफ डिसीज। जंतु एवं पादपों में अनेक रोग जीवाणु जनित होते हैं। इनके कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और ये आपको कई बार वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि बताइए हैजा किससे होगा, ठीक है। तो ये है मनुष्यों में जीवाणु जनित रोग हम देखते हैं, हैजा, कुष्ठ रोग और तपेदिक। ये 3 रोग होते हैं जो इससे होते हैं, किससे? जीवाणु से, ठीक है। और हैजा किससे होता है? यदि नाम पूछा है तो विब्रियो कॉलेरी से, विब्रियो कॉलेरी से होगा हैजा। कुष्ठ रोग होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। और तपेदिक यहाँ पे होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हैजा किस प्रकार से होगा। हैजा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो पानी से फैलता है। किससे फैलेगा? पानी से फैलता है, और जिसमें गंभीर दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसमें गंभीर दस्त की समस्या आती है और पानी की कमी इसमें हो जाती है, किसमें? हैजा में। दूसरा है कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग है या ये वाला है, ठीक है, वो वाला नहीं है, वो पहले वाला का है। कुष्ठ रोग माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, जैसा कि हमने देखा। यह मुख्यतः त्वचा, आंखों, नाक और बाहरी तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया होने वाली जो बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करती है और जानलेवा हो सकती है। अब टीबी की बात करें। टीबी पैदा करने वाला बैक्टीरिया किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है, ठीक है। ये इस प्रकार से फैलेगा। अगला है वनस्पतियों में जीवाणु जनित रोग। आलू में शैथिल्य रोग और फलों में क्राउन गाल रोग। ये इस प्रकार से दिखते हैं। ये देखिए, ये शैथिल्य रोग ये होते हैं। ये शैथिल्य, ये वाला एग्जांपल है। फलों में क्राउन गाल रोग इस प्रकार से ये हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? बेलों के निचले तले पर फोड़ों का उभरना इस रोग का विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। इस प्रकार के फोड़े इसमें हो जाते हैं। तनों का क्राउन या भूमि से लगा हुआ पौधों का आधार, जिसके कारण यह रोग, यह आम नामक पड़ा। इसका यह जो नाम है मतलब आम रूप से कैसा पड़ा? क्राउन पड़ा, ठीक है। पौधे के आधार में ही होता है। इसके अतिरिक्त ये कलम के जोड़ों के चारों ओर या जड़ों पर भी उभर सकता है। तो इस प्रकार से ये होता है, ये आप देख लिए। फिर हम चलते हैं आगे। ये जब रोग वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी हमको पढ़ना था कि जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो ये आलू में शैथिल रोग किससे होगा? स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम से, स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम से। और ये है फलों में क्राउन गाल रोग होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस से होगा। ये नाम है, इसमें फलों में क्राउन रोग इससे होगा, ठीक है। अगला है माइकोप्लाज्मा के बारे में हम देखेंगे। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म, सरल तथा आत्म प्रतिलिपिकरण यानी सेल्फ रेप्लिकेशन करने वाला जीवाणु है, यानी अपनी जैसी जो प्रतिलिपि वो बनाने वाला जीवाणु है। इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती, परंतु वृद्धि एवं प्रतिलिपिकरण के लिए आवश्यक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उपस्थित होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये उपस्थित यहाँ पर रहेगा, किसमें? माइकोप्लाज्मा में। ये द्वि कुंडलित होता है, जो डीएनए रहता है। डीएनए की संरचना हम देखेंगे, वो द्वि कुंडलित होता है इस प्रकार से। एक मिनट मैं आपको बताया था वहां पे बना के।
ये इस प्रकार से रहेगा, दुई कुंडली, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड, ये इस प्रकार से इसकी रहती है संरचना, ठीक है। ये एक कुंडली हो गई, ये दूसरी कुंडली हो गई, इस प्रकार से ये राउंड राउंड रहेगी, तो वहाँ पे ये हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसमें उपस्थित होता है डीएनए। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण माइकोप्लाज्मा को सामान्य रूप से मॉलिक्यूल्स मॉलिस, इसको सॉफ्ट एंड क्यूटिस या स्किन इसको बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में इस प्रकार से इसको बोलते हैं, अर्थात कोमल त्वचा वाले जीव कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। ये जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच होता है माइकोप्लाज्मा, मतलब इसके बीच की कड़ी होती है। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर सामान्य प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम। माइकोप्लाज्मा जीवाणु, परजीवी अथवा मृतपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है तथा विभिन्न आकारों में पाई जाती है। एक अगला परीक्षण हम देख लेते हैं, और ये नीलहरित सवाल, फिर ये टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। ग्राम अभिरंजन परीक्षण यानी ग्राम स्टेन टेस्ट। यह परीक्षण जीवाणु के विभिन्न प्रकारों को दो प्रमुख वर्गों में बांटने या फिर विभाजित करने के लिए किया जाता है। ग्राम अभिरंजन परीक्षण का आविष्कार किया था डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम द्वारा ये इसका जो है आविष्कार किया गया था। इस परीक्षण में जीवाणु समूह को क्रिस्टल वायलेट यानी बैंगनी रंग से रंगा जाता है। जीवाणु को किस तरह रंगा जाता है? बैंगनी रंग से रंगा जाता है। कोशिका भित्ति के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर कुछ जीवाणु समूह बैंगनी धारण कर लेते हैं। क्या करते हैं? बैंगनी रूप धारण कर लेते हैं, और कुछ रंगीन बन जाते हैं। रंगीन बने रहते हैं, बन जाते नहीं, वो बने रहते हैं। पहले तो रंगीन रहते हैं, और उसमें ये जब परीक्षण होगा तो वो होगा बैंगनी हो जाएगा, और ये रंगीन बने रहेंगे कुछ, ठीक है। तो इन जीवाणु पर पुनः गुलाबी रंग डालने पर रंगहीन जीवाणु की कोशिकाएं गुलाबी रंग धारण कर लेती है, ठीक है। दोबारा जब हम इसमें गुलाबी रंग डालेंगे तो रंगहीन जीवाणु कोशिकाएं कौन सा रंग धारण कर लेंगी? गुलाबी, तथा पहले से बैंगनी रंग धारण कर चुकी कोशिकाएं बैंगनी रंग की ही रहती है, ठीक है। पहले क्या हुआ? पहले इसमें वो डाले क्या, इस परीक्षण में बैंगनी रंग हमने डाले, बैंगनी रंग डाले तो कुछ क्या हुए? बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गए, और कुछ नहीं हुए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किए, यानी ये वाला रंगहीन था, और इसके बाद क्या किया हमने? गुलाबी रंग डाले। तो गुलाबी रंग वाले में क्या हुआ? गुलाबी रंग वाले में जो रंगहीन था वो गुलाबी हो गया, और बैंगनी वाला नहीं बदला, यानी बैंगनी ही रहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से ये यहाँ पे हुआ था। पहले से बैंगनी रंग धारण कर चुकी कोशिकाएं बैंगनी रंग की बनी रहती है, ठीक है। इस परीक्षण में बैंगनी रंग धारण करने वाले जीवाणु जो है, जीवाणु को ग्राम धनात्मक जीवाणु, जो बैंगनी वाले यहाँ पे जो इस परीक्षण में किए ना, जो बैंगनी वाले जो जीवाणु है उसको बोलेंगे ग्राम धनात्मक जीवाणु, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तथा गुलाबी रंग ग्रहण करने वाले जीवाणु को, ये गुलाबी रंग जिसने ग्रहण किया, ठीक है, इन जीवाणु को ग्राम ऋणात्मक जीवाणु यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है अभिरंजन परीक्षण, ग्राम अभिरंजन परीक्षण। अगला है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपने देखा होगा अक्सर, जो जहाँ पानी वगैरह जमा होता है, तो इस प्रकार से ये नीले रंग के होते हैं। ग्रीक भाषा में साइनो का अर्थ होता है नीला, इसलिए नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया अथवा साइनोफाइटा भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल जीवाणु का एक संघ यानी फाइलम है। ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण से स्वयं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करेंगे। यह जैविक उर्वरक है जो रासायनिक तथा नाइट्रोजनी उर्वरकों की तुलना में सस्ता और सुलभ विकल्प है। ये बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक है ये नील हरित शैवाल, ठीक है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले भी, उर्वरक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैविक उर्वरक है, ठीक है। नील हरित शैवाल स्पाइरुलिना, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटोरिया आदि ये है नील हरित शैवाल। इस प्रकार के ये होते हैं, मतलब ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म हुए। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़े शुरू से लेकर अभी तक। प्रकार की पद्धतियाँ हमने देखे हैं वर्गीकरण की। इसमें जो महत्वपूर्ण था व्हिटेकर द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण वो हमने देखे यहाँ पे। इसका मोनेरा जगत के बारे में पढ़े, फिर जीवाणु के बारे में डिस्कस की, जीवाणु विजनन डिस्कस की यहाँ पे। फिर हमने जो आर्थिक महत्व है, इसके लाभ, इसके हानि हमने डिस्कस किए, और इसके बाद माइकोप्लाज्मा डिस्कस किए, ग्राम अभिरंजक परीक्षण हमने देखे, नील हरित शैवाल के बारे में हमने पढ़ा।
तो ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने देखे, तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स, जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है, और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए, और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं, और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पर प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।